क्यों एडिटिंग करनी है, मज़े से बनाऊंगा मैं। आजकल हाथ में ले लो तो। हम एक्स्ट्रासेलुलर एडिमा की बात कर रहे थे, उसके क्या क्या काजेज़ हैं। पहले हम इस डायग्राम में देख लेते हैं एक्स्ट्रासेलुलर एडिमा कैसे काज हो सकता है। इस डायग्राम के मुताबिक अगर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इंक्रीज़ हो जाए, जब हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर अगर 20 प्लस इंक्रीज़ हो जाए या 10 प्लस इंक्रीज, 35 प्लस 20 ये आपका 50, तो 55, जब 55 माइनस 15 होगा तो ये 40 आपका कि नेट प्रेशर आएगा। तो इससे क्या होगा, आपकी मोर लिक्विड लीक आउट होगा, उसके साथ प्रोटीन भी लीक आउट होंगी और आपके दूसरे न्यूट्रिएंट, मेजर आपका फ्लूइड लीक आउट हो गया। कब? जब आपका हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर क्यों इंक्रीज होगा, उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं या बहुत सारी डिजीज़ में हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। या फिर अगर प्लाज्मा ऑन्कोटिक प्रेशर डिक्रीज हो जाए। प्लाज्मा ऑन्कोटिक प्रेशर कैसे डिक्रीज़ होगा, ये डिक्रीज़ होगा प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन की फॉर्मेशन कम हो, वो कम बन रही हैं या उसकी एक्सक्रीशन और लीवर में ज़्यादा हो गई, तब ये ऑन्कोटिक प्रेशर डिक्रीज़ होगा। जब ये प्लाज्मा ऑन्कोटिक प्रेशर डिक्रीज़ होगा तब नेट जो इफेक्ट है, नेट इफेक्ट है प्रेशर का, वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा और तब भी लीकेज आउट ज़्यादा होगी। एक ये वजह होगी। ये दो बेसिक वजह है हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इंक्रीज़ की और इसकी इंक्रीज़ की। जब आपका एक्स्ट्रा सेलुलर के अंदर फ्लूइड आ जाता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड आ जाता है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड आ जाता है, वो बेसिकली जो नॉर्मली जो हमारी फिजियोलॉजिकली जो बॉडी में होता है, वो क्या होता है, जो लिम्फेटिक सिस्टम होते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम के ज़रिए वो बाहर चला जाता है ताकि ये इंटरस्टिशियल जो इन्वायरमेंट है उसको मेंटेन रख सके। अगर हमारी लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर कहीं ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए या हम लिम्फ नोड सर्जिकली रिमूव कर देते हैं या कोई भी ट्रीटमेंट के बाद, सर्जिकल ट्रीटमेंट का लिम्फेटिक सिस्टम जो ड्रेनेज है लिम्फेटिक सिस्टम वो रुक जाती है, सही है। उसकी वजह से क्या होगा, ड्रेनेज नहीं होगी। जब ड्रेनेज नहीं होगी तो यहाँ पे क्या होगा, इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर, वो इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर आपका फ्लूइड इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका एक्स्ट्रा सेलुलर एडिमा है, जिसको हम नॉर्मली क्लिनिकल टर्म में सिर्फ एडिमा ही कहते हैं। अब इसके फैक्टर्स पढ़ते हैं, बेसिक यही 3 फैक्टर्स हैं और दूसरे फैक्टर्स पढ़ते हैं। पहला फैक्टर वही है इंक्रीज इंट्रावस्कुलर हाइड्रोस्टिक प्रेशर। अब ये कौन कौन से डिजीज़ में, कंजस्टिव कार्डियक फेलियर हो जाए, सही है, हार्ट के अंदर कंजेक्शन हो जाए, यानी वीनस रिटर्न, जो वीनस के अंदर वॉल्यूम ज़्यादा हो जाए तब भी उसमें हो सकता है। या फिर आपका सिरोसिस ऑफ लिवर में, सिरोसिस ऑफ लिवर की वजह से प्रोटीन ज़्यादा फॉर्मेशन हो जाए तो वहाँ पे हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इंक्रीज, सिरोसिस ऑफ लिवर में भी एसाइड्स भी कहते हैं इसी को। या फिर इसका दूसरा फैक्टर है आर्ट्रियोल डायलेशन। आर्ट्रियोल डायलेशन हो जाए हीट की वजह से, यानी कहीं भी हीट की वजह से। कैसे? अगर आपका आर्ट्रियल ट्री के अंदर प्रेशर इंक्रीज़ होता है नॉर्मली, तो यहाँ पे एक प्री कैपिलरी स्पिंटर होता है। प्री कैपिलरी स्पिंटर बेसिकली किसके बना होता है, मायो फाइबर्स का, यानी मसल्स के फाइबर से बनता है ये आपका स्पिंटर। जब प्रेशर इंक्रीज होता है तो ये स्पिंटर क्या करता है, इसको डायलेट कर देता है। जब ये कैपिलरी बेड डायलेट हो जाता है, जितना प्रेशर इंक्रीज हुआ होता है वो नॉर्मलाइज हो जाता है। हीट की वजह से क्या होता है, जो आपका ये स्पिंटर है, प्री कैपिलरी स्पिंटर, ये आपका ब्रेक डाउन हो जाती है, इसके अंदर मॉडिफिकेशन, अल्ट्रेशन आ जाती है, जिसकी वजह से आपका जो कैपिलरी बेड है वो डायलेट नहीं होता। और आपका जो अगर आर्टरियल ट्री के अंदर प्रेशर इंक्रीज़ होगा तो यहाँ पे कैपिलरी बेड में प्रेशर इंक्रीज़ होगा, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, और वही आपकी लीकेज होगी। ये आपका जो कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर या सिरोसिस ऑफ लीवर, ये आपका होगा रिटर्न वीनस रिटर्न के अंदर, वीनस रिटर्न इम्पेयर हो जाए, यानी वीनस रिटर्न जो है वो सही तरह नहीं पहुंच रहा, किसकी तरफ, राइट हार्ट की तरफ, सही है, वो यहाँ पे नहीं पहुंच रहा। या वीन के अंदर थ्रोम्बोसिस हो जाए, वीन के अंदर एम्बोलिज्म हो जाए, वीन जो है आपकी कंप्रेस हो जाए लोकल जगह पे, सही, लोकलाइज टिश्यू के अंदर वीन कंप्रेस हो जाए, तब भी आपका हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा। यहाँ से कंप्रेशन हो गई, यहाँ से प्रेशर आगे, यहाँ से आगे फ्लूइड आगे मूव नहीं कर रहा, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ये हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा और लीकेज ज़्यादा होगी और आपका एडिमा काज हो जाएगा। दूसरी वजह है रिड्यूस प्लाज्मा कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर। ये आपका बेसिकली प्लाज्मा प्रोटीन्स की वजह से होता है। प्लाज्मा प्रोटीन की अब क्या उसकी फॉर्मेशन डिक्रीज़ हो जाए, डिक्रीज फॉर्मेशन किसकी वजह से होगी, लिवर की वजह से। अगर लिवर सिरोसिस हो जाए, सिरोसिस ऑफ लिवर या एसाइड्स, उसके अंदर आपकी प्लाज्मा जो प्रोटीन जो 3 बेसिकली है, एल्ब्यूमिन है, फिब्रिनोजिन है, और एक और है वो देख लेना कुछ, एल्ब्यूमिन, फिब्रिनोजिन और ग्लोब्यूलिन।
ये बेसिक मेन जो है वो एल्ब्यूमिन होती है, एल्ब्यूमिन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। ये इन तीनों की फॉर्मेशन को होता है लिवर। जब लिवर में फेलियर हो जाएगा, लिवर का सिरोसिस या एसाइड्स हो जाएगा, तब इसकी फॉर्मेशन डिक्रीज़ हो जाएगी। या नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो जाए, किडनी डिजीज़ हो जाए, वहाँ पे आपकी एक्सक्रीशन एल्ब्यूमिन की जो एक्सक्रीशन है वो ज़्यादा हो जाएगी। इसके बाद जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है तो उसके अंदर अल्ट्रेशन आ जाती है और एल्ब्यूमिन फिल्ट्रेट में आके एक्सक्रीट आउट हो जाती है। उसकी वजह से आपकी प्लाज्मा ऑन्कोटिक प्रेशर डिक्रीज़ हो सकता है। या फिर आपकी लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए। लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन बता दिए, इन्फ्लेमेशन के ज़रिए भी हो सकती है। न्यूप्लाज्म हो जाए, यानी ऑन जो कैंसरस टिश्यू की ग्रोथ हो जाए, उसकी वजह से भी इन्फ्लेमेशन, सर्जरी की वजह से भी हो सकता है। रेडिएशन की वजह से भी आपकी लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो जो आपकी जो फ्लूइड लीक आउट हो रहा था, नॉर्मली जो लिम्फेटिक उसको ड्रेन आउट कर रहा था वो ड्रेन आउट नहीं होगा और फ्लूइड आपका एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड के अंदर, एक्स्ट्रासेलुलर स्पेस के अंदर वो फ्लूइड आपका इंक्रीज़ हो जाएगा और वो एडिमा काज करेगा। चौथी वजह है सोडियम रिटेंशन विद ऑब्लिगेट वाटर। सोडियम की रिटेंशन कैसे होगी? सोडियम की रिटेंशन, बहुत सारे फैक्टर्स हैं सोडियम की रिटेंशन के। अगर ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ हो जाए हार्ट फेलियर की वजह से, उससे क्या होगा, किडनी के पास लो ब्लड जाएगा, लो ब्लड फ्लो, डिक्रीज ब्लड फ्लो टू किडनी। जब उसके बाद ब्लड फ्लो कम जाएगा किडनी के पास, उससे क्या होगा, वो अपना रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम एक्टिवेट करेगा। रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम क्या एक्टिवेट क्या करता है, वो सोडियम की रिटेंशन काज करवाएगा, सोडियम की एक्सक्रीशन को रोकेगा, उसकी रिटेंशन। जब सोडियम की रिटेंशन ज़्यादा होगी इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर, अच्छा एक कैपिलरी और इंटरस्टिशियल जो स्पेस है यहाँ पे सोडियम कैपिलरी बेड जो वो परमिएबल है सोडियम के लिए। जितनी कंसंट्रेशन आपकी इंटरस्टिशियल स्पेस में होगी सोडियम की, इतनी ही कंसंट्रेशन आपकी कैपिलरी बेड में होगी। वो आपका 142 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है, यानी इन दोनों में सेम होगी। जब प्लाज्मा में सोडियम रिटेंट होगा तो वो बाहर आएगा। जब वो सोडियम बाहर आएगा तो उसके साथ फ्लूइड भी बाहर आएगा। जब फ्लूइड बाहर आएगा तो वहाँ पे एडिमा काज करेगा। सोडियम की रिटेंशन इस वजह से हो सकती है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम या हाइपरनेट्रीमिया हो जाए, यानी सोडियम कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाए प्लाज्मा के अंदर, तब सोडियम रिटेंशन ज़्यादा हो सकती है। लास्ट पॉइंट है इंक्रीज वस्कुलर परमिएबिलिटी। वस्कुलर परमिएबिलिटी ज़्यादा हो जाए, जो ये बेसमेंट के जरिए, जो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन के दरमियान में जो लीकी चैनल्स हैं, लीकी गैप हैं, अगर यहाँ पे इंजरी हो जाए इस बेसमेंट मेम्ब्रेन में तो फ्लूइड की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी। कहाँ पे? इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, इजीली वो बाहर। अब ये कैसे ये रप्चर्ड होगी? ये रप्चर्ड आपकी इन्फ्लामेशन की वजह से रप्चर्ड हो सकती है। जब इम्यूनिटी जब रिएक्शन शो करेगा बॉडी, तब वो ये रप्चर्ड हो सकती है या वस्कुलर परमिएबिलिटी इंक्रीज़ हो सकती है। तो ये आपका एक्स्ट्रासेलुलर एडिमा हो गया। इसके कुछ क्लिनिकल्स बता देता हूँ एडिमा की वजह से। अगर एडिमा शो हो रहा है लोकलाइज्ड या जनरल, तो उससे हमें बेसिकली दो डिजीज़ का पता कर, एक तो हार्ट फेलियर का पता चल जाता है, हार्ट डिजीज़ का, कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर या फिर रीनल डिजीज़। बेसिकली एडिमा से हम ये दो डायग्नोज करते हैं। कुछ दूसरे एडिमाज होते हैं, पल्मोनरी एडिमा होता है। पल्मोनरी एडिमा यही आपकी पल्मोनरी कैविटी के अंदर क्या एडिमा एक्यूमुलेशन हो जाए। डिपेंडेंट एडिमा होता है। डिपेंडेंट एडिमा क्या करता है, आपकी जब आप स्टैंड अप करते हैं तो वो जब बंदा स्टैंड अप पोजीशन में आता है तो जो फ्लूइड है वो आपका सारा लेग में आ जाता है। जब बंदा सिटिंग पोजीशन में जाता है तो सारा फ्लूइड कहाँ जाता है, सेक्रम में। डिपेंडेंट एडिमा में असल क्या होता है, जो फ्लूइड की डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो डिपेंड करती है ग्रेविटेशनल फोर्स के ऊपर, ग्रेविटी के ऊपर। ये आपका डिपेंडेंट एडिमा हो जाता है, डिपेंडेंट एडिमा। और एक दो बेसिक टर्म्स होती हैं, पिटिंग एडिमा और नॉन पिटिंग एडिमा। पिटिंग एडिमा और नॉन पिटिंग एडिमा भी सिंपल है। पिटिंग एडिमा जो ऐसा एडिमा, अगर यहाँ पे आपकी आर्म के ऊपर एडिमा हो जाता है, स्वेलिन हो जाती है यहाँ पे, अगर आप उसको प्रेस करने से, और जब करेंगे फोर्स लगाएंगे और फिंगर को हटाएंगे तो यहाँ पे एक डिप्रेशन बन जाएगा। वो डिप्रेशन किस वजह से होगा, वो होगा सिर्फ आपका हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर की वजह से जो एडिमा काज होगा वो होगा, सही है। और वहाँ पे जो डिप्रेशन बन जाएगा वो उसको हम कहेंगे पिट बन जाएगा, उस डिप्रेशन को पिट कहेंगे, इसलिए वो पिटिंग एडिमा। और जो नॉन पिटिंग एडिमा वो होगा आपकी प्रोटीन्स से। नॉर्मली जो यहाँ से स्मॉल अमाउंट में जो लीकी प्रोटीन्स हो रही थी, लीकी प्रोटीन इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, और वो नॉर्मली लिम्फेटिक उसको ड्रेन आउट कर रहा था। जब ये लीकी प्रोटीन ड्रेन आउट नहीं होगी लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, तो वो प्रोटीन्स यहाँ पे जमा होती रहेंगी और लॉन्ग टर्म के बाद, काफ़ी लंबे अरसे के बाद वो प्रोटीन इतनी ज़्यादा हो जाएंगी इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर कि वहाँ पे एडिमा काज हो जाएगा।
फिर उस एडिमा से क्या पता चलेगा, वहाँ पे अगर हम यहाँ पे कंप्रेस करेंगे उस एडिमा को, उस स्वेलिंग को, लेकिन वो वहाँ पे डिप्रेशन नहीं बनेगा, उसको हम कहते हैं नॉन पिटिंग एडिमा, जो किसकी वजह से होता है, लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से होता है। ये सिंपल सा आपका एडिमा। अल्लाह हाफिज़।